ओके, तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स का आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. So in the last session we have solved up to question number 22. So let's move ahead with next question. An element of 0.05 I cap meter is placed at the origin as shown in figure, which carries a large current of 10 ampere. The magnetic field at a distance 1 meter in the perpendicular direction will be. तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया है, एज यू कैन सी दिस इज अ लेंथ एलिमेंट. तो आपको dx दिया है बेसिकली, या dl भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू हाउ टू डिनोट इट. तो दिस इज लेंथ एलिमेंट जिसका मैग्नीट्यूड है 0.05 मीटर. इसका डायरेक्शन है आई कैप, एज यू कैन सी, राइट. आपको करंट दिया हुआ है, इसमें से करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, और जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो 1 मीटर दिया हुआ है, मतलब r की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, राइट. तो इफ यू रिमेम्बर, ऐसे केसेस में जब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो वी अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ. अगर आपको बायोट-सावर्ट लॉ याद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. जिनको बायोट-सावर्ट लॉ याद नहीं है उसको मैं याद दिला देता हूँ. हमारे पास एक वायर है, सो लेट्स से वी हैव अ वायर. इसमें से करंट पास हो रहा है I. There's a point P somewhere over here at which you are supposed to find out magnetic field. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं. उसमें से एक लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे dl. फिर dl के सेंटर से उस पॉइंट r तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो जो एंगल बनाता है यहाँ पे दैट इज थीटा, राइट. हमारे केस में भी वैसा ही है. लेंथ के एलिमेंट, जो लेंथ एलिमेंट है सेंटर से हम उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और एंगल हो रहा है 90 डिग्री. तो थीटा हमारे केस में 90 डिग्री है. तो यू शुड नो दिस, यू शुड नो बायोट-सावर्ट लॉ एग्जैक्टली. तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो साइन थीटा मतलब साइन 90 इज 1. करंट आपको दिया ही हुआ है. Therefore dv is equal to μ0/4 pi 10⁻⁷ -7. करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है. dl आपको दिया हुआ है 0.05. साइन 90 की वैल्यू 1 है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया आपका ऐसा. तो दिस इज नथिंग बट ये आपका 10 पावर 1, ये 5 × 10⁻2 और 10⁻7. तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻8 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. तो सिर्फ बायोट-सावर्ट लॉ याद है कि नहीं यही आपको देखना था. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 18a and resistance R is wound up as current carrying coil in the shape of regular hexagon of sides A. If the coil is connected to a voltage source V0, then the magnetic moment of the coil is. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो अच्छे से. आपके पास एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ टोटल लेंथ 18a है, ओके, एंड रेजिस्टेंस इज R which is wound as current carrying coil in the shape of regular hexagon of side A. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर, हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होता है, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a. तो 6a इज पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, जैसे सर्कमफरेंस बोलते हैं ना वैसा. पेरीमीटर इज 6a. सो व्हाट यू नो इज पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन is 6a. नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे आप? हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्न्स? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल is equal to length of wire upon perimeter. Length of wire divided by perimeter. Length of wire कितना है? तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ वायर कितना है? 18a है. टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना था? 18a. और एक बार राउंड लेके जाने में, मतलब एक हेक्सागन बनाने में कितना लगा? 6a. तो टोटल 3 टर्न्स होंगे, तो वही है 6a. 18a/6a is 3.
तो व्हाट आई एम सेइंग इज हमारे पास 18A लेंथ का वायर था और हमने उस वायर को हेक्सागोनल कॉइल जैसा उसको वाउंड कर दिया। तो कितने टर्न्स बैठे, हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, ओके। तो क्या करोगे आप, टोटल लेंथ को डिवाइड बाय पेरीमीटर कर दोगे, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इफ यू आर नॉट एबल टू इमेजिन, आई विल हेल्प यू आउट विद इमेजिनेशन। तो क्या है कि जब आप कॉइल बनाते हो, यू ऑलरेडी नो व्हेन यू मेक कॉइल, ओके। तो जब आप कॉइल बनाओगे तो हेक्सागन, सॉरी फॉर दिस, तो ये आपने पहला टर्न दिया, 6A लेंथ यूज हो गया, 12A बचा है लेंथ। तो और एक टर्न दिया आपने और 6A यूज हो गया, टोटल 12A यूज हो गया, 6A बचा है। फिर आप और एक टर्न दोगे, राइट। तो अभी 6A प्लस 6A प्लस 6A 18 है, टोटल लेंथ इक्वल टू यहाँ पे 3 टर्न्स आएंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, नंबर ऑफ टर्न्स आर 3। तो नंबर ऑफ टर्न्स 3 कैसे निकाले, तो यू शुड नो दिस नाउ। तो ये इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड हियर। तो यू हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3। क्यों आगे आगे लगने वाला है हमको, हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास था I इंटू ए, है ना, करंट इंटू एरिया ऑफ द कॉइल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 3। करंट क्या होता है बाय ओम्स लॉ, V0 बाय R वोल्ट, है ना, V इक्वल टू आई आर। तो पता है ना आपको, V इक्वल टू आई आर, लेकिन V क्या बोला है, V0 बोला है। इफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स V0, तो यहाँ से आपको I मिल जाएगा V0 बाय R, राइट। What is area of hexagon? Area of hexagon is 3 root 3a square by 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला होता है 3 रूट 3a स्क्वायर बाई 2, टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन, ओके। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट एरिया, इट इज अ सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज समथिंग यू शुड नो एनीवेज। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, here you can find out area of triangle, right। और आप इसको ऐसा कनेक्ट कर दो तो यू सी 1 2 3 4 5 6। सो हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। एक का एरिया फाइंड कर लो आप, एक का एरिया मिल गया तो मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव यू टोटल एरिया। और एरिया कैसे फाइंड करते हो, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस पता है आपको, पता ही है बेस, बेस इज a। हाइट कैसे फाइंड करोगे वो भी पता है, ये एंगल दिया हुआ है आपको, और ये 90 डिग्री है। 30 60 90 ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करके आप हाइट फाइंड कर सकते हो। आपको हाइट मिल गया तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल विल गिव यू टोटल एरिया ऑफ हेक्सागन। क्यों, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट डू यू नोटिस इज hexagon is made up of 1 2 3 4 5 6 equilateral triangles। फिर अगर आपको ये हाइट मिल गई तो आपको हर एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपको हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 रूट 3a स्क्वायर बाय 2, दैट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ हेक्सागन। तो ये आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 रूट 3 v0 a square by r, ओके, करेक्ट, बाय 2r, ऑब्वियसली नीचे 2 है, तो 9 रूट 3 बाय 2 v0 a square by r, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, n into I into a, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट intensity at a distance x in the end on position is 9 Gauss,
what will be the intensity in Gauss at a distance x by 2 on broader side on position? ये क्वेश्चन थोड़ा सा wrongly लिखा हुआ है, तो ये on position का क्या मतलब है? और I mean, you have to understand one thing कि what they are actually asking you. Due to a small magnet, the intensity at a distance in the end on a position. Actually, they are trying to tell you, due to a small magnet, intensity at distance x at an axial point in the end, ये भी हटा दो, at an axial point. Okay, what will be the intensity at a distance x by 2 on broader side? That is okay, क्योंकि broader side मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो ऐसा है, आप अगर आपको याद होगा बार मैग्नेट, इफ यू रिमेम्बर, बार मैग्नेट में दो साइड्स है, एक नैरोअर साइड है, एक ब्रॉडर साइड। So this is a case, एक ब्रॉडर साइड है, एक नैरोअर साइड है, तो ये एक्सिस हो गया है ना, और ब्रॉडर साइड जो है वहां पे जो पॉइंट है दैट इज एट द इक्वेटर। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि पहले केस में 9 गॉस एक्सियल पॉइंट पे दिया है, सो हमको पता होना चाहिए दैट magnetic field at axial point is given by 2m by x cube. This is what you should know, where m is magnetic dipole moment. Now इसकी वैल्यू दी है 9 आपको, इक्वेशन नंबर 1। b इक्वेटर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये होता है m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, लेकिन डिस्टेंस x by 2 दिया है आपको, राइट। देखो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है 2m by x क्यूब, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला है m by x क्यूब, लेकिन यहाँ पे x by 2 डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, b at an axial point is 2m by distance का क्यूब and b on equatorial point is m by distance का क्यूब। मतलब you can say b axis, b at axial point is 2 times of b at equator, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। तो ये आ गया आपका m अपॉन एक्स क्यूब बाई 8 ऊपर जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, b इक्वेटर इज इक्वल टू 4 into 2, क्योंकि 8 है तो 4 into 2, 2m by x क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से 2m by x क्यूब 9 है, तो 4 into 9 that is 36, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। इजी, ओके, बहुत इजी है ये, राइट। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid of cross sectional area 210 per minus 4 meter square। तो एरिया ऑफ सोलेनॉइड आपको दिया है 2 into 10 power minus 4 meter square with 900 turns, okay, has magnetic moment of, मतलब small m, magnetic dipole moment आपको दिया हुआ है 0.6 ampere meter square। then the current flowing through the coil is, I पूछा है, इजी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m क्या होता है, NIA। तो यहाँ से आपको I क्या मिलेगा, आपको I मिल जाएगा m अपॉन NA। m कितना है 0.6 है, n कितना है 900 है, 9 into 10 power 2 मतलब, और एरिया ऑफ द कॉइल कितना है 2 into 10 power minus 4, राइट। तो ये मिल जाएगा आपको 6 into 10 power minus 1 अपॉन 18 into 10 power minus 2, 1 जा and 3 जा, 1 by 3 is 0.33, ये 10 power minus 2 ऊपर जाएगा तो 10 power plus 2 हो जाएगा, तो 10 power minus 1 into 10 power plus 2,
तो यह जाएगा 3.33 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 3.33 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, the work done in moving a dipole from most unstable position to most unstable position in a 0.09 टेस्ला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। तो अभी ऐसा है कि सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोस्ट स्टेबल एंड व्हाट इज मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो पहले मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज दैट। मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, तो यू कैन कंपेयर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यू कैन डू इट, ओके। तो चलता है। तो ऐसा है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो लेट मी शो मैग्नेटिक डाइपोल ओवर हियर। यू शुड नो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली, और उससे भी ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। So as you know, magnetic field direction is from north to south. तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेट है मतलब डाइपोल है, ओके। नाउ द थिंग इज यू शुड नो वन थिंग, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ। अब व्हाट इज मोस्ट स्टेबल एंड व्हाट इज मोस्ट अनस्टेबल, ये समझना जरूरी है आपके लिए। मान लो मैंने एक मैग्नेट को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्या होगा, साउथ पोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, like poles repel each other. North pole of magnet will be attracted towards south pole of external magnetic field. This is what you should know. North pole will be attracted towards south of external magnetic field. तो क्या होगा, it will start rotating, और एक पोजीशन ऐसा आएगा जब the magnet will be completely aligned। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जब मैग्नेट विल बी लाइक दिस, कंप्लीटली अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये आपको ऐसा मिलने वाला है, नॉर्थ पोल यहाँ पे इसका मैग्नेट का, और साउथ पोल यहाँ पे। इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल पोजीशन, मोस्ट स्टेबल पोजीशन। एंगल 0 मानते हैं हम यहाँ पे, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल पोजीशन। What is most unstable position then? तो एक मिनट, to understand what is most unstable position, हम इसको डिलीट कर देंगे, we don't need this, we don't need this। तो ये most stable position है। What is most unstable position then? तो most unstable position मतलब you can take the same magnet, मोस्ट स्टेबल पोजीशन थी, मोस्ट अनस्टेबल में क्या होगा, उल्टा होगा। मैग्नेट अलाइंड लाइक दिस इज मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ मतलब रिपल्शन होगा, साउथ फेसिंग साउथ मतलब रिपल्शन होगा। तो ये जो पोजीशन है ये मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है, और ऊपर का जो पोजीशन है ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। अब आपको मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल तक लेके जाना है, तो हाउ मच वर्क इज डन।
तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर मोस्ट स्टेबल पोजीशन थीटा इज 0, फॉर मोस्ट स्टेबल पोजीशन angle theta is 0, right? And for most unstable position, theta is 180 degree. आपको पता होना चाहिए what is work done का formula. It is integration from initial angle 0 to final angle 180 tau theta d theta. Tau of theta है ये. Tau of theta मतलब torque is a function of theta. Multiplication नहीं है, या तो ऐसा लिखो सीधा tau d theta. That's it. Torque into d theta. If you remember, अगर आपको याद होगा, होना चाहिए जो याद आपको, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा. ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का. ओके, डी थीटा. अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to 180 साइन थीटा डी थीटा. आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज माइनस कॉस थीटा 0 to 180. अगर आपको ये नेगेटिव साइन हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो, तो एम बी कॉस थीटा 180 एंड 0. लिमिट्स को सिर्फ अपर को लोअर कर दिया, लोअर को अपर कर दिया. दिस इज इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180. एम बी, ओके, कॉस ऑफ 0 इज 1 माइनस cos of 180 is -1, तो ये आ जाएगा 2mb. अब क्वेश्चन अगर देखोगे तो m की वैल्यू दी है 0.5, b की वैल्यू भी दी है आपको 0.09. हो गया आंसर. 0 into 2 into 0.5, 2 multiplied by 0.5 is 1. 1 into 0.09 is 0.09 itself. So 0.09 joule is the correct answer. This is the amount of work done in rotating dipole from most stable to most unstable position. This is how you can solve this particular question. Extremely simple. Next question, question number 28. The magnetic susceptibility of a paramagnetic substance at -173 Celsius is 1.5 into 10 power -2. Then its value at -73 डिग्री सेल्सियस विल बी. अगर आपको याद होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है बेसिकली काय, इफ यू रिमेंबर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये था आपका क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. ये जो क्वेश्चन है ये इन रियलिटी मैग्नेटिक मटेरियल्स का है, लेकिन ये इस सेट में आ गया है, तो इट इज गुड सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए. तो राइट, बाय द वे, वेयर टेम्परेचर कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको दिया है 1.5 to 10 power -2, ओके, एट -173 डिग्री सेल्सियस. और आपको पूछा है व्हाट इज इट्स वैल्यू एट 73 डिग्री सेल्सियस विद नेगेटिव साइन. ऑफ कोर्स -73 पे कितना है, तो chi2 by chi1 विल बी T1 by T2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आपको मिल जाएगा chi2 इज इक्वल टू T1 by T2 into chi1. T1 is -173. -173 को आप केल्विन में लिखो, दैट इज 100 केल्विन. और -73 को अगर आप केल्विन में लिखो तो दैट इज 200 केल्विन. राइट, इनटू chi1 कितना है, chi1 है 1.5 into 10 power -2. तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 0 गए. तो 1.5 का हाफ 0.75 into 10 power -2, मतलब 7.5 into 10 power -3. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन. तो इट वाज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, extremely simple question.
अगला क्वेश्चन 29th, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज 499। तो वापस से आपको काय की वैल्यू दी है। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज म्यू जीरो की वैल्यू दी है 4/10⁻⁷। परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इन हेनरी पर मीटर इज, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है मैग्नेटिक मटेरियल में, बट एनीवेज हमको परमेबिलिटी पूछा है, आपको म्यू पूछा है, दैट इज म्यू जीरो इंटू म्यू आर। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी अगर आपको याद होगा तो ये 1 प्लस काय होता है, इफ यू रिमेंबर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। म्यू जीरो की वैल्यू कितनी, 4π×10⁻⁷। 1 प्लस काय इज 499, तो आ गया आपका 4π×10⁻⁷ इंटू 500। 500 इज 500 × 10⁻², तो यह आ जाएगा आपका 4 इंटू 500 इज 2000। 2000 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा आपका 2π×10⁻⁴। ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। So this is how you can solve such questions, and as you can see they are very simple questions. There is nothing in that in reality. Next question, a magnetic needle has magnetic moment दिया है 5.8 into 10⁻⁻² ampere meter square, and moment of inertia I 7.8 into 10⁻⁻6 kilogram meter square. It performs 12 complete oscillations in 6 seconds. 12 oscillations in 6 seconds. 12 oscillations in 6 seconds. Okay. 6 सेकंड में 12 ऑसिलेशन, मतलब 1 सेकंड में कितना, 2, राइट। तो ये बताना चाहिए 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन, 2। तो टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है, तो फ्रीक्वेंसी 2 है। 12 oscillations in 6 seconds, तो फ्रीक्वेंसी इज 2 पर सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड इज 1/n, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 सेकेंड। आधे सेकेंड में 1, क्योंकि 1 सेकेंड में 2 है ना। 6 सेकेंड में 12, मतलब 1 सेकेंड में 2, मतलब हाफ अ सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक नीडल से रिलेटेड है, तो आपको बताना चाहिए फॉर्मूलाज। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है यहाँ पे 4π²L/mt²। ओके, नॉट L बट I। in terms of moment of inertia, this turns out to be I over here, 4π²I/mt². So when you read question related to magnetic needle, and when you see that they are giving you moment of inertia, they are giving you some other information, magnetic moment, and something from which you can find out time period. Magnetic field is 4π²I/mt². ये standard formula है, and when you do a course on CET, you don't have to derive things, you have to just know the formulas. तो ये formula कहाँ से आया, ये 11th standard से आता है। 11th standard में हमने देखा है, magnetic needles का केस देखा था हमने, so you should know this formula. Okay, so 4π² I की वैल्यू कितनी, 7.8 into 10⁻⁻6। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है 5.8 into 10⁻⁻2, और t² t is 0.5, 5 into 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ऐसा है। तो 4π² into 7.8 into 10⁻⁻6 upon 5.8 into 10⁻⁻2 into 25 into 10⁻⁻2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू सॉल्व दिस। सो बेसिकली कैलकुलेशंस का पार्ट आई विल लीव इट ऑन टू यू। 0.021 टेस्ला आता है आफ्टर सॉल्विंग, so that is something you have to calculate by yourself. Next question, what is the magnitude of axial field due to a bar magnet of length 3 cm at a distance of 75 cm from its midpoint if its magnetic moment is? So if you remember, हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है,
उसका लेंथ आपको दिया है। व्हाट इज लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, यू शुड नो दिस, व्हाट इज लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। अगर वो नहीं पता होगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, राइट, एनीवेज आई विल टेल यू व्हाट इज लेंथ ऑफ बार मैग्नेट लेटर। ये सेंटर ऑफ बार मैग्नेट है। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो 75 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, है ना, द मैग्नेट, बोला है ना क्वेश्चन में, at a distance of 75 centimeter from its midpoint. तो from its midpoint मतलब you are supposed to know this, ये distance r आपको दिया है, तो this is r और r आपको बताया गया है 75 सेंटीमीटर, m आपको दिया है। How to find out axial field? तो फॉर्मूला क्या था, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, यानी केस for a point at the axis d is mu 0 by 4 pi 2m by distance cube, मैंने अभी अभी बताया था आपको। हियर सिर्फ वो मैं म्यू 0 by 4 pi लिखना रह गया, तो मुझे म्यू 0 by 4 pi लिखना चाहिए था। एनी केस यहाँ पे वो म्यू 0 by 4 pi आएगा, यहाँ पे भी आएगा, सो इट इज ओके। तो हर जगह पे ही आएगा वो म्यू 0 by 4 pi। तो आई जस्ट डिड नॉट राइट इट क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए, राइट। तो ये बताना चाहिए फॉर्मूला। एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला है म्यू 0 by 4 pi 2m by r क्यूब, डन, खत्म। म्यू 0 by 4 pi 10 power -7 इंटू 2, m की वैल्यू कितनी है 0.6, r कितना है 75 सेंटीमीटर, 75 इंटू 10 power -2 मीटर का क्यूब। सॉल्व करो इसको, सिंपल थिंग। तो ये आ गया आपका 12 इंटू 10 power -8 ऊपर, और नीचे 75 का क्यूब, ओके 75 इंटू 10 power -2 मतलब 10 power -6, और 75 का क्यूब, 75 का स्क्वायर तो पता है, लेकिन क्यूब के लिए आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर। तो जस्ट अ मिनट, तो 75 इंटू 75 इंटू 75, ये आ जाएगा आपका 421,875 इंटू 10 power -6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 10 power -8 अपॉन 0.421875, ओके। तो 12 डिवाइडेड बाय 0.41, आप ऐसा नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू यूज लॉग टेबल्स। तो ये आपका आ जाता है समवेयर अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज रफली पूरा सॉल्व कर लो, 21 इंटू 10 power 8 ऐसा कुछ आता है ये आंसर। तो जस्ट सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू योर लॉग टेबल एंड एवरीथिंग, तो आपको ये आंसर मिलेगा रफली ओके 0.21 पॉइंट समथिंग है ना, 21.33 ऐसा कुछ आएगा 10 power -8, तो 0.2133 इंटू 10 power -6 टेस्ला मतलब 21.3 माइक्रो टेस्ला, ऐसा आंसर आएगा। तो कुछ था ही नहीं इसमें, यू जस्ट हैव टू substitute values and no formulas. Question 32. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field of 0.35 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 power -2, okay, into 10 power -2 watt. This units is in joule, ठीक है। The magnitude of magnetic moment of the given magnet is, come back to this question, this one, ऐसा है that you have a magnetic field
ओके सो जस्ट अ मिनट, उसको हटा देते हैं यहाँ से. So you have this as magnetic field. आपके पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है. शॉर्ट बार मैग्नेट मतलब नॉर्थ टू साउथ पोल का डिस्टेंस छोटा होता है. इट इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री. तो 30 डिग्री, तो समथिंग लाइक दिस. ये ऐसा बार मैग्नेट है. तो अभी दो तरीके होते हैं बोलने की. 30 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सिस का एंगल 30 डिग्री, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्वेटर का एंगल 30 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम ही आते हैं मोर और लेस. तो दिस एंगल यू कैन टेक 30 डिग्री और दिस एंगल यू कैन टेक 30 डिग्री. इट्स द सेम थिंग. ओके, थीटा दिया है, इन शॉर्ट थीटा दिया है आपको, मतलब दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट. आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर अभी अभी हमने किया था. टॉर्क एम बी साइन थीटा होता है. ओके, आपको एम फाइंड करना है, तो m होगा टॉर्क अपॉन b साइन थीटा, और टॉर्क इज 4.5 इंटू 10⁻² अपॉन b इज 0.35 इंटू साइन 30. साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, पता है आपको, तो साइन 30 हाफ होता है. तो दिस इज 4.5 इंटू 10⁻² अपॉन 0.35 इंटू हाफ. हाफ का जो 2 ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10⁻² अपॉन 0.35 आएगा. ओके, तो after you calculate this happens to be 0.26 जूल पर टेस्ला. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सिंपल है, 0.26 जूल पर टेस्ला. सिंपल. ओके राइट. जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स, 9 into 10⁻² अपॉन 35 into 10⁻². -2 कैंसिल हो गया. रफली 1 जा एंड 4 जा, क्योंकि 36 लिख दूंगा 35 के जगह पे, तो क्या हो गया 1 and 4 रफली अप्रोक्सीमेटली. तो ये 1/4 कितना होता है 0.25 आएगा. 0.25 जूल पर टेस्ला. 0.25 की जगह पे 0.26, बिकॉज 9/35 था. ओके, इसलिए this is how you can solve this particular example. Simple. Next question. The pole strength of 12 centimeter long bar magnet is 20 ampere meter. आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जब आप एक बार मैग्नेट की बात करते हो, when you talk about a bar magnet, north pole, south pole, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ कभी भी पॉजिटिव क्यू हम लिखते हैं हम लोग. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं. यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल पॉजिटिव लेते हैं एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल हम लोग नेगेटिव लेते हैं. तो QM ये आपको दिया है, पोल स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है. तो पोल स्ट्रेंथ इज 20 एम्पियर मीटर, और बार मैग्नेट का लेंथ कितना है 12. और आपको पता होना चाहिए जब लेंथ की बात होती है तो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, टोटल 2L डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर बोला है. ओके, तो L 6 सेंटीमीटर आएगा आपका, लेकिन 2L डिस्टेंस ये पता होना चाहिए आपको. आपको मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सियल लाइन. मैंने अभी बताया एक्सियल लाइन पे हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस, how do you find out magnetic induction? Mu 0 by 4 pi. Okay, 2m by distance cube ऐसा था. करेक्ट ऐसा था. इनकरेक्ट ऐसा नहीं था. ऐसा क्यों नहीं था बताता हूं मैं. इन रियलिटी ओरिजिनल फॉर्मूला ये है ही नहीं. ओरिजिनल फॉर्मूला है 2m by r² minus l² का क्यूब. क्यूब की स्क्वायर. देखो
हमने फॉर्मूला लिखा है एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π2m बाय डिस्टेंस क्यूब, ऐसा हमने लिखा है। ओके, बट इन रियलिटी ओरिजिनल फॉर्मूला ये नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है ऊपर जो मैंने लिखा है μ0/4π2mr अपॉन r² - l²। अब बात ऐसी है, फिर पहला फॉर्मूला कब यूज करना, दूसरा फॉर्मूला कब यूज करना। तो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपके पास एक बार मैग्नेट है और एक्सियल पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ये एक्सियल है, एक्सिस है, और इन दिस केस जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट सेंटर से मतलब डिस्टेंस r ये बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट लाइक दिस, मैं इस मैग्नेट को बहुत छोटा कर देता हूँ। सो आई कैन टेक अ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट, मतलब लेंथ ऑफ मैग्नेट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द पॉइंट एट विच यू आर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा अगर हुआ L is very very greater than, sorry, R is very very greater than L, तो ये जो R डिस्टेंस है, दिस इज R डिस्टेंस, और ये L है, तो कंपैरेटिवली अगर R बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे r² - l² विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r²। तो ये पता होना चाहिए that in this case you have r² - l² as approximately equal to r²। तो फिर आप इसको लिख सकते हो μ0/4π2mr अपॉन r² का स्क्वायर। क्यों लिखा? since r² - l² is approximately r² if and only if r is very very greater than l। तो अभी ये आ गया आपके पास μ0/4π2mr अपॉन r⁴। एक r कैंसिल होके आपको मिल जाएगा μ0/4π2m/r³। तो ये 2m/r³ वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट। मैग्नेट बहुत छोटा है, पॉइंट ऑन द एक्सिस जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट बहुत दूर है सेंटर से, उस केस में। अब हमारे पास ऐसा केस है क्या? नहीं। कैसे नहीं है? देखो, पोल स्ट्रेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नेट, मतलब L की वैल्यू 6 मिल गई, राइट। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर, मतलब R की वैल्यू 10 है। अभी है क्या R वेरी वेरी ग्रेटर देन L? नहीं है, नहीं है। तो फिर नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, नॉर्मल फॉर्मूला ये है। तो यू शुड नो कि कौन सा इक्वेशन कहां से आया, कौन सा फॉर्मूला कहां से आया। तो इजी है। अब μ0/4π10⁻⁷ है, 2 इंटू m की वैल्यू दिया है उन्होंने 20 बोली है ना। m की वैल्यू दी है क्या आपको? m की वैल्यू दी है क्या? डिड दे गिव यू m वैल्यू? नो, दे गिव यू वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ, राइट। तो आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, यू शुड नो magnetic dipole moment in terms of pole strength is m into 2l। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर आपको याद है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। वैसे ही आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो ये पता होना चाहिए। सो यू हैव पोल स्ट्रेंथ कितना दिया है? 20। डिस्टेंस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब 12 × 10⁻² मीटर। तो यह आ जाएगा आपका 24
into 10 power minus 1 मतलब 2.4. ओके 2.4. तो m की वैल्यू 2.4. डिस्टेंस r कितना? डिस्टेंस r 10 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 1 मीटर अपॉन r कितना 10 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 1 मीटर का स्क्वायर माइनस l कितना है 6 सेंटीमीटर मतलब 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर. इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. तो 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन 10 पावर माइनस 2 माइनस 36 इंटू 10 पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो कैलकुलेशंस अगेन आई विल लीव इट ऑन टू यू, कैलकुलेशंस का पार्ट यू आर सपोज्ड टू डू. तो इजी है. हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू. ओके, तो 1.17 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला आता है सब सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन नंबर ए. So why I took this question is because I wanted you to understand कि axial magnetic field का formula directly आप r cube नहीं लिखते हो डिनोमिनेटर में, it comes from this. Okay, तो ये जनरल फॉर्मूला है, this is you should know. Similarly इक्वेटर के लिए भी जनरल फॉर्मूला ऐसा आता है. इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी μ0/4 पाई mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा ही आता है वो. फिर आप बोलते हो कि अगर r बहुत बहुत बड़ा है कंपेयर टू l, तो दिस फॉर्मूला विल सिंप्लीफाई टू m/r क्यूब, ऐसा हो जाएगा वो. ओके, तो यू मस्ट चेक आउट फॉर्मूलाज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो सेट मैंने लिया है, अब इस सेट में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिज्म, सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है हमने, राइट. तो रफली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. अभी क्वेश्चन नंबर 34 मैं असाइनमेंट दे रहा हूं क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 35 मैं असाइनमेंट दे रहा हूं. एंड व्हाट इज योर टास्क इज टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. In the next session, we'll start with next chapter.